तो बेटा हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रेड बिल वर्सेस एकोमोडेशन बिल। हमें इन दोनों का क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। अब डिफरेंस लिखने के लिए हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम क्या लिख पाएंगे, डिफरेंस लिख पाएंगे। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल से दोनों का मतलब समझाऊंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस पे चलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड बिल के साथ। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, 1 सेकेंड। हाँ जी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, ट्रेड बिल के साथ, कि ट्रेड बिल होता क्या है। अब ट्रेड बिल को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई। मान लो आज डेट है आपकी 20 जनवरी 2024। तो 20 जनवरी को एक्स ने वाई को गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के। अब बदले में वाई को क्या देना है, पैसा देना है। बट वाई के पास अभी पैसे नहीं है। वाई ने बोला कि आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स। कितने महीने बाद पैसा देंगे ये, 3 महीने बाद पैसा देंगे। मतलब 20 जनवरी प्लस 3 मंथ्स, फेब मार्च अप्रैल, 20 अप्रैल प्लस आप 3 डेज करोगे ग्रेस डेज, तो आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 23 अप्रैल 2024। तो 23 अप्रैल को वाई ने बोला कि मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन क्या एक्स वाई को पर्सनली जानता है? द आंसर इज नो। तो एक्स ने बोला ठीक है, आप 3 महीने बाद पैसे दोगे, इट्स कंप्लीटली ओके विद मी, लेकिन मैं आप पे क्या करूंगा, एक बिल ड्रॉ करूंगा जिसपे मैं लिखूंगा कि आफ्टर 3 महीने आपको मेरे को पेमेंट करनी है कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। यहाँ पे मैं साइन कर दूंगा और आपको भी उसे एक्सेप्ट करके अपना साइन करना पड़ेगा। तो x y पे बिल ड्रॉ करेगा, y को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो क्या बन जाएगा, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि x के लिए, ड्रॉर के लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाया जाएगा, क्योंकि x को पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, इसीलिए x के लिए इट इज बिल रिसीवेबल। और y को पे करने हैं, तो y के लिए वो बिल पेबल हो जाएगा। तो बेटा ये जो बिल हमने यहाँ ड्रॉ किया, इसी को क्या कहते हैं, ट्रेड बिल। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रेड ट्रांसमिशन हो रहा है, सेल एंड परचेज हो रहा है। तो जब भी आप सेल एंड परचेज करते हो और वहां पे फाइनेंस के लिए, यहाँ पे पेमेंट तो नहीं हो रही ना, पेमेंट 3 महीने बाद होगी, उसको फाइनेंस करने के लिए जब हम बिल ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रेड बिल। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई, यहाँ पे हमारे पास कंसिडरेशन भी है, पैसे का लेन देन है, तो ये होता है ट्रेड बिल। अब ट्रेड बिल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम एक और केस ले लेते हैं। मैं ये सब रब कर रही हूँ अभी। बिल कब ड्रॉ हुआ था, 20 जनवरी को। ड्यू डेट कब की आई थी, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को वाई पैसे देगा एक्स को। अब एक्स के घर में खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी। कितनी तारीख को, 20 फरवरी को, 1 महीने बाद ही एक्स को बहुत अर्जेंट जरूरत है पैसे की। तो वो गया वाई के पास, उसने वाई को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए। तो वाई ने तो मना कर दिया कि ड्यू डेट 23 अप्रैल है, मेरी मेरे को पेमेंट कब करनी है, 23 अप्रैल को, तो मैं तभी पेमेंट कर पाऊंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो 20 फरवरी को वाई ने तो पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि ड्यू डेट क्या थी, 23 अप्रैल। तो अब एक्स भाई साहब क्या करेंगे, एक्स क्या करेगा, एक्स के पास बिल रिसीवेबल है, एक्स जाएगा सीधा बैंक के द्वार पे, बैंक के गेट पे। किसके पास गया, एक्स बैंक के पास गया। उसने बैंक को बोला कि ये जो बिल है ना, ये आप रख लो। 20 फरवरी को एक्स बैंक के पास जा रहा है, और ये वाला बिल जो अब एक्स के पास था, वो किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। और एक्स ने बैंक को बोला कि 2 महीने बाद, मार्च अप्रैल, 2 महीने बाद
23 अप्रैल को वाई आपको पेमेंट कर देगा। आप बिल अपने पास रख लो, वाई ड्यू डेट पे किसको पेमेंट कर देगा? आपको पेमेंट कर देगा। अब बैंक का सवाल आया कि मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? तो एक्स ने बोला आप अभी 2 महीने पहले मुझे पैसा दे दो। मैं आपको बिल दे रहा हूं 1 लाख रुपए का, आपको ये 1 लाख रुपए मिल जाएंगे 23 अप्रैल को। तो बैंक ने पूछा कि मेरा क्या फायदा होगा? तो एक्स ने बोला आपकी जो भी फीस है, आप जो भी अपना कमीशन सर्विस चार्जेस, फीस या कमीशन नहीं बोल सकते हम, इसको सर्विस चार्जेस बोल देते हैं, क्योंकि बैंक क्या दे रहा है? आपको एक तरीके की सर्विस दे रहा है, थोड़ी टाइम पहले पैसा दे रहा है। तो आपके जो भी सर्विस चार्जेस हैं वो आप अपने पास काट लो और मुझे बचा हुआ पैसा दे दो। तो ये जो बैंक सर्विस चार्जेस काटता है ना बेटा, बैंक आपको 2 महीने पहले पैसा दे रहा है, मार्च अप्रैल से पहले पैसा दे रहा है, तो बैंक इसके लिए कुछ सर्विस चार्जेस काटेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोला जाता है बेटा उसको? डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो सेम कैलकुलेट होता है जैसे हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। अब इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब एक्स बैंक के पास गया और बैंक से पैसे लिए उसने बिफोर द ड्यू डेट, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। इसको क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। आप बैंक के पास गए, आपने बिल क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक कैसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करेगा? जो भी बिल की अमाउंट है उस पे बैंक कोई स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज करेगा। सपोज ये क्या है, 6 मंथ्स है, और कितने महीने पहले बैंक आपको पैसा दे रहा है? मार्च और अप्रैल, 2 महीने पहले पैसा दे रहा है, तो 2 महीने का ये आ जाएगा 1,000 रुपए। तो बैंक अपने सर्विस चार्ज काट लेगा, 1,000 अपने पास रख लेगा बैंक। तो 1 लाख में से हम माइनस कर देंगे 1,000 और बैंक 99,000 लौटा देगा किसको? एक्स को। बैंक को बिल कितने का मिला है? 1 लाख रुपए का, लेकिन बैंक पैसा कितना देगा उसको? 99,000, क्योंकि 1,000 बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस रख लिए हैं। ड्यू डेट पे 23 अप्रैल को वाई बैंक को पूरा पैसा ही देगा, तो बैंक का फायदा हो गया ना। आए कितने? 1 लाख, गए कितने? 99, तो बचा हुआ 1,000 बैंक की जेब में गया। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना, सारी खिचड़ी को रब कर देते हैं। सिर्फ इस पे देखिए, अभी यहाँ पे बैंक ने एक्स को पैसा दे दिया 99,000 20th फरवरी को। अब ये पैसा जो एक्स के पास आया, ये पूरा का पूरा कौन रखेगा? इसको कौन रिटेन करेगा? एक्स। ये पैसा और किसी के पास नहीं जाएगा, एक्स के पास रहेगा। अब मैंने आपको बताया 23 अप्रैल को ड्यू डेट वाले दिन वाई किसको पेमेंट कर देगा? बैंक को पेमेंट कर देगा, क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो बिल जिसके पास भी होता है उसको पेमेंट करी जाती है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, द अमाउंट विल बी पेड टू द बियरर ऑफ द बिल। तो बिल बैंक के पास है, इसलिए पेमेंट किसके पास, किसको करेगा? वाई बैंक को करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू डेट वाले दिन वाई के पास पैसे ही नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनना। 23 अप्रैल को वाई जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने बैंक को पैसे नहीं दिए। अब बैंक तो वेट कर रहा था, बैंक की घड़ी में 10 बज रहे थे, 10 बजते बजते शाम के क्या बज गए? 6 बज गए, लेकिन पैसा मिला ही नहीं। तो ड्यू डेट वाले दिन अगर आपको पैसा नहीं मिलता, ड्यू डेट वाले दिन 23 अप्रैल को बैंक को पैसा नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। बिल क्या हो गया बेटा? डिसऑनर हो गया।
अब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक किससे पैसा लेगा? बैंक जाएगा एक्स के पास, बोलेगा कि मैंने तो तुझे पैसा दिया था, तूने मुझे बोला था कि वाई पैसे दे देगा, लेकिन वाई ने पैसे नहीं दिए, तो अब पैसे कौन देगा? एक्स देगा. In case the bill is dishonored, then the drawer is liable to pay the money. तो पैसा कौन देगा बैंक को? ड्रॉर देगा अब 1 लाख रुपए एक्स को देने पड़ेंगे, और एक्स बाद में वो वाई से ले लेगा. तो ये है डिसऑनर इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग. ठीक है, यहाँ पे वाई से वो पैसा ले लेगा. अब ये था आपका बेटा ट्रेड बिल. अब हमें समझना है कि एकोमोडेशन बिल क्या होता है. ट्रेड बिल में आपने देखा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रही थी. थोड़े पॉइंटर्स लिख लेते हैं. हमने देखा वहां पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी, परचेज और सेल हो रहा था. वाई जो है वो परचेज कर रहा था, एक्स जो है वो सेल कर रहा था. वहां पे कंसिडरेशन भी थी, पैसे अमाउंट इन्वॉल्व थी, 1 लाख रुपए के गुड्स बिके थे. वहां पे अगर बिल डिस्काउंट हुआ था, जब हमने बैंक से 99,000 रुपीज लिए थे, वो पूरा का पूरा किसके पास गया था? एक्स के पास. ठीक है. और अगर यहाँ पे जो बिल ड्रॉ हुआ था, वो बिल क्या था? एक तरीके से हमारा एविडेंस था कि हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. तो ये था आपका ट्रेड बिल. अब चलते हैं हम एकोमोडेशन बिल. ये बड़ी मजेदार चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे कि एकोमोडेशन बिल क्या होता है, तभी आपको क्या समझ आएगा, दोनों का डिफरेंस समझ आएगा. अब यहाँ पे ना बेटा दो फ्रेंड्स हैं, रोहन और सोहन. अब रोहन और सोहन बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के, और इन दोनों को ना पैसों की जरूरत है. इसको 30,000 की जरूरत है, इसको 70,000 की जरूरत है. अब इन्होंने सोचा कि पैसा तो दोनों के पास ही नहीं है. ऐसा होता कि एक के पास होता, एक के पास नहीं होता तो एक की मदद कर देते. मेरे पास है, आपके पास नहीं है, तो मैं आपको दे देती. लेकिन यहाँ दोनों को ही पैसे की जरूरत है. तो इन दोनों ने ना एक प्लान बनाया. ध्यान से सुनेंगे क्या प्लान बनाया. उन्होंने बोला, रोहन ने सोहन को, कि मैं क्या करता हूं, मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देता हूं. यहाँ पे कोई सेल, कोई परचेज, कुछ नहीं हुआ. रोहन ने बोला, मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देता हूं. कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, तेरे लिए ये बिल पेबल हो गया, मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल हो गया. तो रोहन ने बोला, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करूंगा, तो इसको एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दियो. तो रोहन के पास बिल आ गया. अब रोहन कहता है कि मैं जाऊंगा बैंक के पास, मैं बैंक को ये बिल दे दूंगा. तो रोहन ने ये जो बिल था बैंक को दे दिया, जबकि यहाँ कोई भी परचेज सेल नहीं हुई है. ऐसे ही बिल ड्रॉ हो गया और ऐसे ही बिल एक्सेप्ट हो गया. अब ये बिल बैंक के पास गया. रोहन ने बैंक को बोला कि देखो, आपका ये 1 लाख रुपए का बिल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसके बदले में मुझे डिस्काउंट करके पैसा दे दो. अब मान लो वही सेम डेट्स है हमारी. 20 जन को ये बिल ड्रॉ हुआ था. 23 अप्रैल इसकी ड्यू डेट थी. और 20 फरवरी को बैंक ने क्या, रोहन ने ये क्या करा लिया, बिल डिस्काउंट करा लिया. तो बैंक कहेगा, ठीक है, ड्यू डेट वाले दिन मुझे पैसा दे देना. मतलब सोहन ड्यू डेट वाले दिन बैंक को पैसा दे देगा. सोहन ड्यू डेट वाले दिन बैंक को पैसा दे देगा. अब बैंक ने क्या किया, 1 लाख में से वही अपने सर्विस चार्जेस काट लिए, और 99,000 रुपीज बैंक ने किसको दे दिए? रोहन को दे दिए. रोहन ने सोहन पे एक बिल ड्रॉ किया जो कि फेक टाइप था, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कभी हुई नहीं थी. फिर रोहन उस बिल को बैंक को दे देता है
कहता है कि आपको 23 तारीख को सोहन जो है पैसे दे देगा, मेरा ड्रॉई पैसे दे देगा। तो बैंक ने बोला ठीक है, मैं अपना सर्विस चार्ज काट के 99,000 आपको पैसे दे देता हूँ। अब ये रोहन है, ये सोहन है, और ये है बैंक। बैंक ने सर्विस चार्ज काटने के बाद 99,000 रुपीज किसको दे दिए? रोहन को दे दिए। तो रोहन के पास पैसा आ गया। इन दोनों को क्या चाहिए था बेटा? पैसा ही तो चाहिए था, और लो पैसा आ गया। तो कितना बिल ड्रा हुआ था? 1 लाख, जिसकी 30% पैसे चाहिए थे रोहन को, 30,000, जिसके 70% चाहिए थे किसको? सोहन को, 70,000। मान लो यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है वो 98 है। थोड़ा इजी रखने के लिए मान लेते हैं बैंक ने 2,000 रुपए काट लिए थे। तो अब ये 98,000 का 30%, 29,400 रोहन अपने पास रख लेगा, और बाकी का पैसा 68,600 वो किसको दे देगा? सोहन को दे देगा। बैंक से पैसा मिला किसको बेटा? रोहन को मिला। कितना मिला? 98,000 रुपीज। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ट्रेड बिल में पूरा का पूरा पैसा एक्स ने, रोहन ने अपने पास रखा था। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? द आंसर इज नो। यहाँ पे ये जो पैसा है ये डिवाइड हो गया। ठीक है, पहले ही डिसाइडेड था कि किसको कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा आया था 98,000, जिसमें से 30% चला गया रोहन के पास और 70% चला गया सोहन के पास। तो ये होता है एकोमोडेशन बिल, जहां पे कोई भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन होती नहीं है। नो एक्चुअल ट्रांजेक्शन इज देयर। ये सिर्फ किस लिए बनता है? ताकि दो दोस्त अपनी म्यूचुअल हेल्प कर पाए, एक दूसरे की मदद कर पाए। जब भी यहाँ पे आपका बिल डिस्काउंट होता है तो अमाउंट इज शेयर्ड। जो भी पैसा बैंक से मिला वो शेयर्ड हो गया किस रेशो में? एग्रीड रेशो में। 70, 30, 50, 50 कैसा भी हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई कंसिडरेशन थी बेटा? द आंसर इज नो। यहाँ पे हमने गुड्स ही नहीं बेचे, तो पैसे का तो कोई लेन देन था ही नहीं ना। रोहन ने सोहन को कोई गुड्स बेचे थे? सोहन को इसको कोई पैसा देना था? आंसर इज नो। देयर इज नो एक्चुअल कंसिडरेशन। ये जो सब है ये सिर्फ सिर्फ दिखावा है दो दोस्तों के बीच में। देयर इज नो एक्चुअल कंसिडरेशन। और यहाँ पे जब आपने ट्रेड बिल देखा था, तो ट्रेड बिल मैंने बताया था कि एविडेंस होता है कि हाँ हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, इसको इसको पैसे देने हैं, सोहन को रोहन को पैसे देना, उसका प्रूफ होता था। तो ट्रेड बिल एक एविडेंस होता था। लेकिन क्या ये एकोमोडेशन बिल कोई एविडेंस है? आंसर इज नो। ये सिर्फ हमारा किसके लिए ड्रॉ हुआ है? म्यूचुअल हेल्प के लिए, दोनों दोस्त की मदद के लिए। तो ये होता है आपका एकोमोडेशन बिल, जहां पे दो दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। अब ट्रेड बिल में क्या होता है बेटा? ट्रेड बिल में मैंने बताया था कि एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, और वाई को एक्स को पेमेंट करनी थी। अगर वाई पैसे नहीं देगा तो एक्स इसके ऊपर केस कर सकता है, लीगल एक्शन कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे रोहन और सोहन दो दोस्त है। रोहन ने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, इसके पास पैसा गया कितना? 29,400, इसके पास गया 68,600, जो हमारा बिल डिस्काउंट करके पैसा आया था। अब ड्यू डेट पे बैंक को पेमेंट करनी है। पेमेंट करनी सोहन को है, लेकिन अगर सोहन पेमेंट नहीं करेगा तो फिर किसको करनी पड़ेगी? रोहन को करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल डिस्काउंट किसने कराया था? रोहन ने कराया था। अब रोहन को देने हैं बैंक को 98,000 रुपीज, लेकिन उसके लिए रोहन सोहन से भी तो पैसे लेगा ना, क्योंकि सोहन के पास भी गया था कुछ हिस्सा। तो अगर यहाँ पे सोहन मना कर देता है ड्यू डेट पे पैसा देने से, तो इस केस में आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हम ट्रेड बिल में लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम एकोमोडेशन बिल में कोई भी लीगल एक्शन
नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई नहीं, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ही नहीं, ये तो सिर्फ म्यूचुअल हेल्प के लिए हुआ था। तो कोर्ट कह देता है तुम अब दोस्त तो अपने आप संभालो, यहाँ पे कोई लीगल एक्शन तुम नहीं कर सकते। तो ये था दोनों का मतलब, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। अब यहाँ पे हम दोबारा से दोनों के मेन पॉइंटर्स लिख लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। पहला मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड बिल होता है वो होता है ड्रॉ टू फैसिलिटेट ट्रेड। यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे परचेज सेल होता है, लेकिन एकोमोडेशन बिल क्यों होता है, इट इज ड्रॉन फॉर अरेंजिंग फाइनेंशियल एकोमोडेशन और फाइनेंशियल हेल्प, ताकि आप अपने दोस्त को एक फाइनेंशियल हेल्प कर पाओ, और फॉर म्यूचुअल हेल्प। यहाँ पे कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती नहीं है एकोमोडेशन बिल में। सेकेंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट था, ऑन डिस्काउंट ऑफ बिल, जब भी बिल डिस्काउंट होगा, फुल अमाउंट इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर। पूरा का पूरा पैसा किसने रख लिया था, एक्स ने रख लिया था, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स ने रख लिया था, लेकिन यहाँ पे ऑन डिस्काउंट ऑफ बिल अमाउंट इज शेयर्ड बाय द ड्रॉर एंड ड्रॉई इन एन एग्रीड रेशो। मैंने बताया 30-70 रेशो में उन्होंने डिवाइड कर लिया था। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पूरा पैसा ड्रॉर ने रख लिया, यहाँ पे अमाउंट डिवाइड हो गई किसी पर्टिकुलर रेशो में। थर्ड पॉइंट, ट्रेड बिल में बेटा कोई कंसिडरेशन थी, अमाउंट इन्वॉल्व थी 1 लाख रुपए। तो ट्रेड बिल हमेशा कंसिडरेशन के लिए ड्रॉ होता है, पैसे के लिए ड्रॉ होता है। ट्रेड बिल इज ड्रॉन फॉर सम कंसिडरेशन, लेकिन एकोमोडेशन बिल में देयर इज नो कंसिडरेशन। सो एकोमोडेशन बिल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एकोमोडेशन बिल इज एक्सेप्टेड, सॉरी पहले ड्रॉन लिखते हैं फिर एक्सेप्टेड लिखेंगे, पहले ड्रॉ होगा तभी तो एक्सेप्ट होगा ना। एकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, यहाँ पे तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। ये था आपका थर्ड पॉइंट। और लास्ट पॉइंट आ जाएगा, ट्रेड बिल जो है वो एविडेंस होता है, बताया था ना यहाँ पे ये प्रूफ है। सो ट्रेड बिल इज एन एविडेंस ऑफ इनडेटनेस। इनडेटनेस मतलब पैसे देने थे वाई को, एक्स को, तो उसका प्रूफ है ये ट्रेड बिल। लेकिन एकोमोडेशन बिल में ऐसा कुछ नहीं होता, एकोमोडेशन बिल सिर्फ एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कि हमें पैसा मिल जाए उसका एक जरिया है ये। तो ये है बेटा आपके 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसके साथ ये क्वेश्चन समझ होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।